जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारा मॉडल पेपर चल रहा था उसमें आज हम करने वाले हैं ऑल इंडिया टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट को पूरी इंडिया से लोग देने वाले हैं। आपका कंपटीशन है वो इन्हीं लोगों से आपको पता चलने वाला है। तो आज वाले टेस्ट को आपको कंप्लीट देना है और आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और हम हमारा टारगेट रख रहे हैं कि 80 प्लस तो आप स्कोर कर पाओगे। आज वाला टेस्ट है वो कल वाले टेस्ट से इसका लेवल है वो थोड़ा सा अलग रखा गया, थोड़ा सा बेहतरीन रखा गया। धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका रीजनिंग होने वाला है पहले भाग में, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर होगा, उसके बाद गणित का होगा और उसके बाद आपका हिंदी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन देखिए क्या है कि धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। और बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों जो अभी का समय है ना, जो अभी का समय है, अभी का जो टाइम चल रहा है वो आप लोगों के लिए जिसको बोल सकते हो गोल्डन पीरियड चल रहा है। इस समय में जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त कर जाएगा और जो मेहनत नहीं करेगा फिर वो सालों मेहनत करता रहेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ दिन मेहनत करना चाहते हो या सालों मेहनत करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देश की सेवा करने का आपको मौका मिलने वाला है, जो बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये मौका मिल पाता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। बहुत हो गया मोटिवेशन, अब चलते हैं क्लास पे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और सभी आंसर आपको करते हुए चलना है, कमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5, 10, 20, 35 और आपको बताना क्या है। कैसे बताना है, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी सीरीज दी हुई है और हमें बताना है कि अगला पद क्या होगा, ठीक है। 5 से 10 हुआ मतलब 5 जोड़े गए, 10 से 20 हुआ मतलब 10 जोड़े गए, 20 से 35 हुआ मतलब 15 जोड़े गए। तो यहां से आ रहा है कि 5 फिर 10 फिर 15, तो अब क्या जोड़ेंगे, अब हम इसमें 20 जोड़ेंगे। तो 20 जोड़ेंगे, 35 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर डी। तो जिस भी स्टूडेंट ने 55 किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, समझ में भी आपको आ रहा होगा। क्योंकि देखिए क्या है कि जिसको नहीं आता वो समझ लेना, जिसको आता है आंसर कर देना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। और आप अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए आतुर हो जाते हो। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ANBOCPDQ और आगे क्या आएगा ये भी आपको सीरीज बतानी है। तो इसमें सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए इस पे, ए फिर बी हुआ फिर सी हुआ फिर डी हुआ, तो अब होगा क्या, ई होगा। बात समझ में आ गई सभी को। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, तो अब आएगा ई। यानी +1 +1 +1 +1 हो रहा है, तो वो हम कर देंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट पे एन फिर ओ फिर पी फिर क्यू, तो अब क्या आएगा आर, क्योंकि इसमें भी +1 हो रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा ई आर है या जिस भी स्टूडेंट ने ई आर किया उसका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाले बिल्कुल सही है, मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, उनको जॉब लेने के लिए बहुत कम मेहनत की आवश्यकता है। बस अब गाइडेंस की तरह चलते रहो, एक अच्छे बच्चों की तरह चलते रहो, कोई नहीं रोक पाएगा। इस वाले को देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे कि प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों को कितनी ही बार प्रयोग करके नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक पूछा जाएगा बनाया जा सकता है, एक पूछा जाएगा नहीं बनाया जा सकता। मैंने जो कल वाली क्लास थी इवनिंग में नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर बताया था, उसमें सिर्फ यही गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग वाली, वो जरूर देख लेना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका लिखा हुआ इसमें बताना है FILLS, तो F भी है, I भी है, LL भी है, S भी है, तो ये बनाया जा सकता है FILES, लेकिन यहां पर E आपको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। इसमें आपको कहीं पे E दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। और हमें वही शब्द बताना था जो नहीं बनाया जा सकता, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी हैं उनका बिल्कुल सही है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहां पर ई नहीं दिखाई दे रहा और इसमें ई लिखा हुआ है। बाकी आप चेक करना चाहो, देखिए FAILS इसमें है,
FALLS ये भी इसमें दिया हुआ है, ये वाला ही नहीं दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट करें जल्दी जल्दी, ठीक है। कितने स्पीड, देखिए पेपर में क्या है कि स्पीड भी मैटर करती है, क्योंकि पेपर आपको पूरा करना है, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, उसमें आपको कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो स्पीड होना बहुत जरूरी है। यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3, और यहां पर हमसे पूछा है कि फेस को क्या लिखा जाएगा, तो वैसे हम देखें ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे और एफ आपका 6 नंबर पे, इस तरीके से ये आगे चलते रहते हैं। तो यहां पर ए को 2 लिखा गया है, यानी इससे अगला नंबर दिया गया है। बी को 3 लिखा गया है, मतलब इससे अगला नंबर दिया गया है। जो नंबर उसका होता है रियल में, जिस नंबर पे वो होता है अल्फाबेट में, उसमें +1 करके लिखा गया है। तो करते हैं हम फेस का, देखते हैं FACE का हम यहां पर निकालना है। तो एफ देखिए कितने नंबर पे आता है, अपना 6 नंबर पे आता है, एक जोड़ के लिखना है तो 7वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप निकालना चाहो ना तो यहां से ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए। इसके बाद है आपका ए वैसे 1 नंबर पे आता है, लेकिन दिया ही हुआ है कि ए तो 2 नंबर पे है, तो 7 के बाद 2, तो 7 के बाद 3 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, ये आपका आंसर निकल गया। इसको बोलते हैं पेपर वाली अप्रोच, जल्दी आंसर निकालना, ठीक है। वैसे आगे भी चेक कर सकते हो, सी है 3 नंबर पे आता है तो 4 पे हो जाएगा, ई है 5 नंबर पे आता है तो 6 पे हो जाएगा। 7 2 4 6, 7 2 4 6 ये बिल्कुल सही है, ये मैंने कंफर्म भी आपको करवा दिया है। लेकिन ये होती है स्मार्ट अप्रोच, जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपने काफी बार सुना होगा, टीचर्स बोलते हैं आपको कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो यही होता है स्मार्ट वर्क। जैसे ही चेक किया आपका आंसर निकल गया, स्टार्टिंग में समय भी आपका बच गया और आंसर भी आपका निकल गया। तो यही चीजें होती हैं, यही अप्रोच आपको पेपर में यूज करनी है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट से आप एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें सीखते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रीमती किरण गांधी कलकत्ता से चलती है, वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है। तो सबसे पहले जैसे बोला जाए करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कलकत्ता है, यहाँ पे पश्चिम, ये हमारी दिशाएं होती हैं। इधर हम पूर्व दिशा मानते हैं, इधर हम पश्चिम दिशा मानते हैं, इधर उत्तर मानते हैं और इधर दक्षिण। हमेशा यही मानना है, आपको गलत नहीं करना। पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चलती है, क्या बोला गया, 6 किलोमीटर चलती है, तो हमने चला दिया 6 किलोमीटर उनको पश्चिम की ओर, ठीक है। क्या हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए क्या है कि फिर वह अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलती है। अब दाया कौन सा, अब यहां पर है, यहां पर है, तो दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इधर चलती है घूम के कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर इधर चलते हैं। फिर वह अपनी कार को दाईं ओर घुमाती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब उसने कार को दोबारा से घुमा दिया दाईं ओर, इधर है तो ये वाला दाया, इधर 6 किलोमीटर यहां पे आ जाएगा, ये 6 किलोमीटर चलती है। तो अब हमसे पूछा कि प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान था उसका ये, अब वो यहां पर है, तो हमसे ये पूछा ये दूरी कितनी है, ये दूरी इसके बराबर होगी, क्योंकि ये भी 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है, तो ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी। तो ये अगर 4 किलोमीटर है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है 4 किलोमीटर, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जिस भी चैंपियन ने 4 किलोमीटर किया था उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन का आंसर दिए लगने लग गया सर हम तो महान बन गए, ठीक है। महानता आदमी को कभी नहीं बननी चाहिए, महान कभी नहीं बनना चाहिए, घमंड अपने ऊपर कभी नहीं आना चाहिए। लोग बोले वो अच्छी बात है, ठीक है, आपको खुद नहीं समझना। क्या है कि कागज को मोड़ा गया और काटा गया है और आपको बताना है कि कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि यहां से इधर मोड़ा गया, इधर से इधर, फिर इसको इधर मोड़ा गया और यहां से काटा गया। तो सबसे पहले देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये यहां से बन जाएगा, इधर करेंगे तो ये इधर वाला पूरा पार्ट इधर बन जाएगा, यानी कि गोला बन जाएगा। देख लो किसके बीच में गोला है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इमेज वाले आपके 3 से 5 नंबर के आते हैं और इसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है, ऑप्शंस को डिलीट कर दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 तो आपके गलत हो गए ना, तो फिर चौथा बचा वही तो आंसर होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यहां पर दर्पण लगा हुआ है इधर, ठीक है, इधर लगा हुआ है, बताना है। तो इसको इधर घूमेगा तो ये त्रिभुज तो ऊपर रहेगी लेकिन इस कोने में आ जाएगी, त्रिभुज ऊपर होनी चाहिए, उल्टी नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी, तो 2 ऑप्शन डिलीट, क्योंकि इमेज वाले का एक ही रूल है, डिलीट कर दो ऑप्शन।
दो तो ऑप्शन कट गए, अब दोनों सही है क्योंकि इसमें सीधी है इसमें भी सीधी है। अब देखिए इसमें ऐसी थी तो जाएगी तो वो उधर बनेगी, ऐसे थी तो ये दर्पण में जाएगी तो इधर बनेगी, ये ऐसे की ऐसे सेम दे दिया गया, ये गलत हो जाएगी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी चेक करोगे घूम के जाएंगे तो ये वाला इधर हो जाएगा, ये इधर वाला ही है, ठीक है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, क्योंकि 3 ऑप्शन डिलीट हो गए तो चौथा जो बचेगा वही तो क्या होगा, आंसर होगा, सॉरी। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इन चिन्हों के स्थान पर आपको बताना है कि क्या लगाना है। 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम अंक लिख लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, 16, 4, 5, 9 और 1 ये लिखा हुआ है। तो चलो हम पहले से इसको यूज करते हैं। पहला देखते हैं, पहले अगर प्लस दिया हुआ है, फिर है भाग, फिर है बराबर और ये है गुना, तो गुना करेंगे इधर तो 9 आ जाएगा, इधर भाग करेंगे ये बटे में आएगा, ठीक है, बटे में आएगा, नहीं कट रहा तो ये नहीं हो पा रहा सोल्व, तो चलो इसको छोड़ देते हैं, ये वाला काम नहीं कर रहा। चलो अब दूसरा देखते हैं ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है यहां पर भाग है, फिर प्लस है, फिर बराबर है और गुना में है। तो यहां से गुना करेंगे तो 9 आ गया, इधर तो बराबर के उधर होगा तो 9 हो गया, इधर करेंगे पहले भाग होगा तो भाग होगा तो 4 और प्लस में क्या है 5 है, तो इधर भी क्या बन गया 9, 9 बराबर क्या हो गया 9। बस यही तो सेटिस्फाई करना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरे से नहीं होता फिर तीसरा ऑप्शन चेक करते, लेकिन दूसरे से हो गया, आपका आंसर हो गया, क्योंकि बराबर है, ये 9 के बराबर 9 लाना था, या क्या आंसर निकल गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए आप सभी चैंपियंस को एक बात बताया कि मैं हमेशा आपसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलता हूं, लेकिन हमारे चैंपियंस इतने होशियार बन चुके हैं, या बोल सकते हो इतने काबिल बन चुके हैं, वो बोलते हैं सर आप इजी क्वेश्चंस पूछते हो। तो आज वाला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से है। कल वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने इस क्वेश्चंस को सोल्व करवाया था, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व मैंने करवाया था। तो आज आपको इसको क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ये थोड़े अच्छे लेवल का है और इसको वही सोल्व कर पाएगा जिसने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी। तो ये समय दे रहा हूं ना, इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सोल्व कर लो। जो ये बातें कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं ताकि सोल्व करके कमेंट कर दो आप, ठीक है। और यहां पर एक बात बता देता हूं, क्योंकि यहां पे बड़े वाला है ना, तो इसमें ऐसे कुछ हो रहा होगा। क्या हो रहा है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। मिसिंग नंबर बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से आप करते हो। और सॉरी, जो आप बोलते हो कि सर अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछा करें, इजी तो हम वैसे ही निकाल देते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कर देना, मैं देख रहा हूं सभी का। आगे देखिए क्या है कि इसमें आकृति को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इधर आकृति, इधर ये इसके इस साइड में है, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ होगी। यहां नहीं कि इधर डार्क वाली होगी, डार्क वाली ऊपर की तरफ, और ये इधर होनी चाहिए, सबसे सिंपल बात। और वैसे देखोगे तो यहां पर गोला इस तरीके का लगेगा कटा हुआ, नीचे नहीं लगेगा, ये नीचे नहीं लगेगा, इधर साइड में नीचे हमें ये चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अगर ये भी नहीं समझ में आया ना, जिसको ये भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आपका जो ये लगेगा वो इस तरीके से लगेगा ना, यहाँ पर जो आपकी त्रिभुज वगैरह कुछ भी बन रही होगी इधर बन रही होगी ना, तो इसमें भी नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ है, इसमें दूसरी तरफ है, इसमें उधर है। हमें चाहिए कौन सी तरफ, इधर वाली तरफ वाला, यानी कि गोला ऐसा होना चाहिए हमारा, इधर हमारा कुछ बन रहा हो, ये वाला इसी में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आकृति वाले बड़े जबरदस्त करने, आपको एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। जो टारगेट है ना वो कब पूरा हो सकता है, जब आप इमेजेस वाले में नहीं कटने दोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपको विषम इसमें चुनना है कि अलग कौन सा है, सॉरी क्या बताना है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि लोमड़ी का संबंध चालाक से है, क्योंकि आपने बचपन से कहानी सुनी होगी कि लोमड़ी चालाक होती है। तो लोमड़ी का यहाँ पर नेचर बताया गया है, उसकी प्रकृति बताई गई है, लोमड़ी कैसी होती है, चालाक होती है, ठीक है। तो आपको खरगोश का बताना है। खरगोश देखा होगा ना, बड़े मासूम से होते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, या बोल सकते हो बड़े डरपोक होते हैं, वो घबराते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डरपोक होता है। उनका नेचर क्या होता है, डरपोक, ठीक है। और अच्छे जो प्यारे लोग होते हैं ना, उनको डरपोक बोल देते हैं आज की दुनिया में, आपको ये बात पता होगी ना। बस तो इतने प्यारे भी मत बनो कि लोग आपको डरपोक बोलने लग जाए, ठीक है। तो लोमड़ी का संबंध चालाक से है, तो खरगोश का किससे हो जाएगा, डरपोक से हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इस वाले का बताना है
ए जेड सी एक्स बी वाई डी डब्ल्यू, इसका एच क्यू जे ओ। अब आपको बताना क्या होगा। तो देखिए ए के बाद बी इधर लिखा गया है, सी के बाद डी इधर लिखा गया है, तो एच के बाद आई आएगा तो आई लिखेंगे, और जे के बाद क्या आता है, के आता है, तो इसको लिखेंगे, और बीच में यहां पर हमें दो और लिखना हो। सबसे पहले आई से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है, दोनों में पी पी है तो चेक की मत करो, आपको पता कि पी आएगा, चलो इसको छोड़ते हैं, और वैसे भी चेक कर लेना पी आएगा। इसके बाद इन दोनों में चेक करना है कि एम आएगा या एन आएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एन ओ, तो एन आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि -1 करना है ना। क्योंकि देखिए यहां पर x से क्या हुआ, यहां पे z से हुआ y, x से हुआ w, -1 था, तो यहां पे o से क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो n आ जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी किया उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, 24 का 126, तो 48 का क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा ये कुछ गुना में हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या गुना में ही होगा, लेकिन हम गुना करके देखते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज जिस स्टूडेंट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, ठीक है, क्लासेस अच्छे से देखी होंगी, क्योंकि एक बात यहां पर रियलिटी बता रहा हूं, आज एक रियलिटी बता रहा हूं, 100% टीचर्स बोलते हैं ना हमारे पढ़ाए हुआ ही आएगा, लेकिन क्या होता है एग्जाम में सिर्फ थोड़ा सा बदला जाता है, चीजें वही होती है, बस थोड़ा सा बदला जाता है, क्योंकि वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट किस लेवल पे सोच सकता है, आपकी सोचने की क्षमता पूछी जाती है, वरना मैथ रीजनिंग बाद में कुछ काम नहीं आने वाला। वैसे तो बस क्या है कि कैलकुलेशन करने में काम आएगा, वैसे कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी करने में कौन सा मैथ लगाना है आपको, लेकिन ये बात समझ रहे हो। अब यहां पर 24 और 126 दिखते हुए दिमाग में आ जाना चाहिए, 24 दिखा तो 25 आ गया, इस टाइप वाले क्वेश्चन। 126 दिखा तो 125 आ गया, यानी कि 125 में एक जोड़ा होगा तभी 126 बना, और 25 में से एक माइनस किया होगा तभी 24 बना। ये दिमाग में आ गया। तो ये 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर माइनस 1, और 125 क्या होता है, 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि जिसका स्क्वायर करके उसमें 1 घटाया गया है, अगली बार उसका क्यूब करके उसमें 1 जोड़ा गया। तो सेम एज इट इज इसमें देखेंगे, क्योंकि -1 हो रहा था, +1 कर देंगे किसी का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 1 करते ही +1 करते ही क्या बन जाता है, 49। किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 7 के स्क्वायर में से 1 घटाने पे आपका 48 आ रहा है, क्योंकि 7 7 49 होता है, और 1 माइनस करते ही क्या हो जाता है, 48 हो जाता है। तो अब क्या होगा, इसके क्यूब में 1 जोड़ना है, सेम एज इट इज यहां पर जो हमने किया था कि क्यूब में 1 जोड़ना था, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343, और उसमें 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 344। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी इसका किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, जिसने 344 किया उसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आपको बताना है कि विषम कौन सा होगा, भिन्न वाला ही आ गया, विषम शब्द संख्या अक्षर या समूह को चुनिए। कमरा, बरामदा, चैम्बर और केबिन, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया हुआ है। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा कमरा होता है वो 4 दीवारी में होता है, और इसके बाद चैम्बर होता है वो 4 दीवारी में होता है, कैबिन होता है वो 4 दीवारी में होता है, जो ऑफिस टाइप का होता है ना 4 दीवारी में। लेकिन जो बरामदे का मतलब आप समझ रहे हो ना, उसके 4 दीवारी नहीं होती, मैक्सिमम उसकी 3 दीवारी हम करते हैं, तभी उसको हम बरामदा बोलते हैं। जो ओपन होता है, आगे से ओपन होता है ना, उसको हम बरामदा बोलते हैं। तो ये आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी 4 दीवारी के होते हैं, इसमें 3 दीवारी होती है मैक्सिमम, ठीक है, कहीं कहीं तो 2 भी रख लेते हैं भाई, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, यही चीज होगी, बरामदा सबसे अलग हो जाएगा। आगे आपको बताना है, इस वाले का आंसर आपको बताना है क्या होगा। देखिए ट्राई करने की कोशिश करिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर इसमें +4 करते हैं तब आ रहा है ये, लेकिन इसमें +5 करते हैं तब आ रहा है, इसमें +4 करते हैं तब आ रहा है, इसमें +4 करते हैं तब आ रहा है, तो ये वाला अलग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट ही बता दिया, कुछ समझाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने आंसर बता दिया डायरेक्ट। इस वाले को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं क्या चक्कर है सर, क्या बन गया है साइंस में, क्लासेस देखते नहीं फिर सोचने लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं देखी तो देखो, 49 से 33 हुआ है, मतलब कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है ये पता होना चाहिए ना। 49 में से 33 माइनस कर लेंगे, 16 आपका आ जाएगा यहाँ पे। 83 से आपका 67 हुआ है,
तो यहाँ पे कितना आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 16, मतलब 16 कम लिखा गया है। इस वाले को चेक करेंगे, 62 में से 46 गया तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे 5 में गया 1 16। लेकिन हम 70 में से 55 माइनस करें, 70 है और इसमें से 55 माइनस करें तो क्या आया 15 आ रहा है। बाकी सभी में 16 16 16 आ रहा है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर कितना आ रहा है 16 आ रहा है और इस मात्र अकेले में 15 आ रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सभी से अलग हो जाएगा, इस कैटेगरी से अलग हो जाएगा और जो अलग हो गया वो क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जिस भी चैंपियन ने ऑप्शन नंबर डी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी तो हम रीजनिंग ही कंप्लीट नहीं कर रहे, उसके बाद हम जीके भी करने वाले हैं, फिर मैथ भी होगा, हिंदी भी होगी, तो टेस्ट को बीच में मत छोड़ना, ठीक है। ये वाला देखना है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 6 14 और 30 क्या है, 6 14 और 30 है। तो यहां पर 8 हुआ और इसमें 16 हुआ, 8 जोड़ने पर 16 जोड़ने पर ये आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, ऐसा ही आपको बताना है, क्या किसी में 8 और 16 जोड़ने पर बन रहा है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा। इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 14 आ रहा है, यहां पर भी काम नहीं हो रहा। यहां पर 8 जोड़ेंगे तो 15 आ रहा, नहीं हो रहा। यहां पर 8 जोड़ेंगे तो 13 आ रहा, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर एक चीज बन रही है कि 8 और 16 यानी कि पहले जो संख्या आई उसका दुगुना जोड़ा गया, पहले 8 जोड़ा गया फिर 16 यानी उसका दुगुना जोड़ा गया, या बोल सकते हो उतनी संख्या में उतना और जोड़ के जोड़ा गया। तो देखिए क्या है, क्या किसी में आ रहा है। यहां पर अंतर देखेंगे कितने का, 12 का है। आगे देखेंगे तो अंतर कितने का है, 12 का है। तो ये तो नहीं है, बराबर नहीं है, दुगुना होना चाहिए। यहां पर अंतर चेक करेंगे 5 का है और यहां पर अंतर चेक करेंगे 10 का है। क्या 5 इसका दुगुना है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल है तो ये आपका आंसर निकल गया ना भाई, ठीक है। दुगुना ही तो आपको बताना था कि इसमें दुगुना कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी चैंपियंस को समझ में आ गई कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, था सिंपल। इस वाले में आपको बताना है सार्थक क्रम में लगाना है अंग्रेजी के अनुसार। तो सबसे पहले 5 दिए हुए हैं, 4 नहीं है, 5वां नीचे भी है, 5 दिए हुए इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर, ठीक है, कि INV 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 ये सभी में कॉमन है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा कौन सा आएगा। V के बाद चेक करते हैं, यहां पर E है, यहां पर I है, यहां पर E है, यहां पर O है, यहां पर A है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, इनमें A आता है। तो पहले स्थान पर तो ये फिक्स हो गया कि ये वाला है वो पहले स्थान पर हो जाएगा, तो यानी कि 4 सबसे पहले आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे तो आपका क्या है, इसके बाद यहां पर O है, यहां पर I है, यहां पर E और E है। या तो ये हो सकता है दूसरे नंबर पे या ये हो सकता है, तो E और E से तो नहीं पता चला। फिर अगला देखेंगे तो यहां पर N है और यहां पर S है, तो N पहले आता है या S, N पहले आएगा तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला दूसरे नंबर पे हम इसको लिखेंगे, यानी कि दूसरे नंबर पे 1 आएगा। तो 4 के बाद ना इसमें 1 है ना इसमें 1 है, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। अब आगे आप चेक कर सकते हो, इसके बाद ये क्या होगा, ये तीसरे नंबर पे हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 4 1 5 है ना, फिर 3 और 2 में चेक कर लो। इसमें चेक करोगे तो ये वाला पहले आएगा क्योंकि यहां पर I है, यहां पर O है, तो I पहले आता है, O बाद में आता है, तो फिर 3 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 3 और 2 ये वाला आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जिसने किया है बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में U दाईं ओर तथा Q बाईं ओर। आप देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, पहले पंक्ति बनाते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, 1 सेकेंड। ये हमारी पंक्ति है। जब दायां और बायां बोला जाएगा तो हम इस तरीके की लाइन खींचेंगे क्योंकि इधर दायां बायां होगा, और अगर ऊपर नीचे बोला जाएगा तो हम इस तरीके की लाइन खींचेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और इसका मुख हम ऊपर की तरफ मान रहे हैं क्योंकि दायां बायां बोला है तो हम ऊपर की तरफ बोलेंगे ताकि मैं आपको दायां बायां अच्छे से समझा सकूं। आप किधर भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ मानोगे मुख, इधर मुख मानोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम कर रहे हैं तो जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो इजी लगने लग जाता है। तो देखिए क्या है कि एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में U के दाईं ओर Q के बाईं ओर R है। U के तो दाईं ओर है, तो U के दाईं ओर है मतलब U इधर है, तो इसका दायां ये हो जाएगा
और क्यों के बाईं ओर, तो क्यों के बाईं ओर होना चाहिए। अगर इधर हमारा क्यों है तो इसके बाईं ओर क्या है, आर है, तो ये आर हमने लिख दिया। ये यू के दाईं ओर हो गया, क्योंकि यू इधर बैठा है तो दाएं ये हो जाएगा, दाईं ओर हो गया। क्यों के बाईं ओर, क्यों इधर बैठा है तो इसका बायां ये हो गया, इधर आर बैठा है, ये हमारे बैठ गए। आगे देखिए क्या बोला गया, क्यों के दाईं ओर, क्यों के तो दाईं ओर होना चाहिए, क्यों के दाईं ओर मतलब क्यों इधर है तो इसके दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तथा एस के बाईं ओर पी बैठा है, एस के बाईं ओर तो एस यहां पर होगा, तभी इसके बाईं ओर होगा पी, तो ये आपका पी हो गया, ये इसके दाएं और इसके बाएं हो गया, तो एस हम ऊपर ही लिख देते हैं। ये हमारे इस प्रकार से बैठ गए। अब हमसे क्या पूछा है, तो पंक्ति के मध्य में कौन सा होगा। कल वाली क्लास में मैंने समझाया था, कल वाली में पूछा गया था कि बाएं से कौन सा होगा, इस बार मध्य का पूछ लिया, कुछ भी पूछ ले तो मध्य का यानी बीच का, तो बीच का क्या हो जाएगा आपका क्यों। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने किया उसका बिल्कुल सही है। आपसे पूछ सकता है दायां बायां पूछ सकता है, तो अगर बायां पूछेगा तो इधर बायां है, तो बाएं से पहले स्थान पर कौन सा है, यू है, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन सा है, आर है। दायां पूछेगा तो ये क्या हो गया हमारा दायां वाला हो गया, ये क्या हो गया दाएं वाला पार्ट हो गया। दाएं से पहले स्थान पर एस है, दाएं से दूसरे स्थान पर पी है, और मध्य में या बीच में क्या है क्यों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा। अब कुछ भी पूछे कैसे भी पूछे आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला सभी का पसंदीदा बना हुआ है, आपको बताना है कि चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच के संबंध को दर्शाना है। जो क्लास करवाई थी उसमें सेम क्वेश्चन था आपका। तो देखिए क्या है कि महिलाएं हैं, चिकित्सक और शिक्षक है, तो देखिए क्या हो गया, ये हमारी महिलाएं हो गई। इनमें से कुछ शिक्षक हो सकती हैं और कुछ चिकित्सक हो सकती हैं और कुछ चिकित्सक शिक्षक हो सकती हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसे भी होगी ना जो ना चिकित्सक है ना शिक्षक है। तो ये वाला गोला जिसमें बन रहा है वो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और वैसे ऑप्शन से डिलीट करना चाहो तो किसी एक के अंदर आ नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकता, एक के अंदर दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि महिलाओं के अंदर, क्योंकि चिकित्सक है जरूरी थोड़ी ना महिलाएं हो, पुरुष भी तो होंगे, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इस वाले का संबंध भी नहीं बन रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट गिर जाता है। तो चैंपियंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसकी सिर्फ 3 मिनट की एक स्पेशल वीडियो डाली थी ताकि हमारे स्टूडेंट इसकी गलती ना करे, कभी पेपर में आए तो वो गलती ना करे, इसलिए स्पेशल एक वीडियो डाली हुई है। तो जिसने देखी है कमेंट कर देना, जिसने नहीं देखी क्या 3 मिनट आप निकाल नहीं सकते, 3 मिनट निकाल लेते तो आप इसको सोल्व कर पाते। और जो सोल्व नहीं कर पा रहा 3 मिनट वाली क्लास देख लेना, मैं टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर दूंगा बंदर के चढ़ने वाली, ठीक है। सेम ट्रिक सेम चीज है और आंसर बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। पढ़ा है जिसने, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो कुछ भी इजी हो नहीं सकता, उसके लिए तो फिर सब कुछ हार्ड है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ समान ऊंचा है, यानी आम का पेड़ और नारियल का पेड़ समान ऊंचा मतलब बराबर है। तो इसका मतलब हम यहां पे लिख लेते हैं कि आम का पेड़ है वो बराबर में किसके पेड़ है, नारियल के पेड़, यानी दोनों पेड़ क्या है आपस में बराबर है। अब देखिए क्या है, केले का पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से नाटा है, नाटा, नाटे का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा होता है, नाटा का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो इसमें बोला गया केले का पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से नाटा है, तो सब बड़ा हो जाएगा, ताड़ का पेड़ ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, केले का पेड़ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या बोला गया, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा है, अमरूद का पेड़ है वो केले के पेड़ से नाटा है, तो जो अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा है तो उसके नीचे आ जाएगा। लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है, लेकिन जो अमरूद का पेड़ है वो आम के पेड़ से ऊंचा है, कोई बात नहीं, इसका मतलब जो हमारा आम का पेड़ है ना वो इससे नीचे आ जाएगा, और इसके बराबर में कौन सा है, बिल्कुल बराबर में इसके नारियल का पेड़, तो ये दोनों बराबर है। तो हमसे पूछा है इनमें सब में कौन सा पेड़ ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊपर होगा वो सबसे ऊंचा होगा, तो ताड़ का पेड़ है वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है उसका बिल्कुल सही है, ताड़ का पेड़ क्या है वो सबसे ऊंचा है। यहां पर आपसे एक सबसे छोटा नहीं पूछ सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 दिए हुए हैं, तो अगर आपसे पूछेगा ना इनमें से सबसे छोटा पेड़ कौन सा है, तो यहां लिखा हुआ होगा आम व नारियल,
ठीक है, ऑप्शन में ये दोनों लेंगे, क्योंकि क्या है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इनमें कोई छोटा नहीं हो सकता। सबसे छोटा एक पेड़ नहीं बता सकते, क्योंकि लास्ट वाले दोनों पेड़ है ना वो आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा पूछेगा, या दूसरे नंबर का भी बड़ा पूछ सकता है, या पूछ सकता है केले से बड़ा पेड़ कौन सा है, तो ताड़ वाला, वो तो दिया ही हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या है कि कथन है कि सभी फावड़े औजार हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे फावड़े हो गए, हमने मान लिया कि ये फावड़े हैं, और ये सारे के सारे क्या है, औजार है। तो ये हमारा क्या हो गया, औजार हो गया, औजार वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद बोला गया कोई फावड़ा पात्र नहीं है। तो जो फावड़ा है, ठीक है, वो पात्र नहीं है। ये वाले जो फावड़े हमारे, ये जो वाले, ये पात्र नहीं है। तो पात्र क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। तो ये हम मान लेंगे ये हमारा पात्र हो गया, नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है ना कि फावड़ा, कोई क्या बोला, कोई फावड़ा पात्र नहीं है, तो इसका मतलब ये इधर भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसे मानते नहीं है ना, तो इसको हम करते हैं रफ। अब यहां पे निकालो, सबसे पहले हम निकालेंगे, तो ऑप्शन देखिए क्या है, या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य हैं। निष्कर्ष देखिए क्या है पहले, कि कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं। तो क्या फावड़े पात्र हैं, कम नहीं है। कोई फावड़ा पात्र नहीं है, तो ये आपका पात्र है, ये फावड़ा है, ये कोई नहीं है, ये बिल्कुल सही हो गया, हमारे हिसाब से सही होगा दूसरा। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने क्या खेला है उसको ध्यान से देखो, आंसर हमारा दूसरा हो गया हमारे हिसाब से। देखिए क्या है, या तो निष्कर्ष एक है या दो सत्य हैं, नहीं है। दूसरा, न तो निष्कर्ष एक या दो सत्य हैं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सत्य है दूसरे वाला। केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ये तो नहीं हो सकता। दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया, या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य है, यानी कि या तो एक ठीक हो सकता है या दूसरा ठीक हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट नहीं बोला गया कि ऑप्शन या जो आपका निष्कर्ष दो है वो सत्य है, लेकिन इसमें ये बात बोल दी गई या तो एक पहला सत्य है या दूसरा सत्य है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से भी आपको करना होता है। इसलिए आपको बोलता हूं कि रीजनिंग में देखिए बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं, दो टाइप से, तीन टाइप से भी, लेकिन जो एग्जामिनर ने सोच के जो टाइपिंग की हुई है ऑप्शन में, आपको उसके अनुसार निकालना है आंसर, वो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बहस नहीं कर सकते हम। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना ये वाली क्या करती है, इनमें से कौन से में है। तो बताइए कौन से में है। पहले देखिए ये वाली ऐसे दिखनी चाहिए, और ये ऐसे और ऐसे दिखनी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं, हमें इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें ये वाला नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें देखते हैं ऐसे ऐसे भी है। उसके बाद नीचे से जानी चाहिए, बिल्कुल जा रही है, ऊपर से जानी चाहिए, बिल्कुल जा रही है, और यहां से लाइन जानी चाहिए, बिल्कुल जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो गया, क्योंकि इसमें इधर वाली लाइन नहीं थी तो इसलिए हमने नहीं माना, इसमें इधर वाली लाइन नहीं थी तो इसलिए इसको नहीं माना, इसमें तो कोई लाइन नहीं थी तो इसको नहीं माना। ठीक है, तो ऑप्शन डिलीट करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और वैसे मैंने डायरेक्ट भी आपको समझा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका सही है उसका बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, और हमारी चैंपियंस की ट्रिक मैंने बताई थी, जो अटरम सटरम लिखा हुआ है ना उसको कर दो गायब, उसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, और हमें सिर्फ मतलब किससे है कि जिसका निकालना है, और इसमें हमारा किसका निकालना है, मिल्क का निकालना है, MILK। ठीक है, MILK का हमें निकालना है, चलो निकालते हैं। ठीक है, अच्छे से निकालते हैं। लास्ट वाला के है, इसको उठाते हैं। पहले देखिए नो नो पे क्या के है, इधर से नो इधर से नो के है, हो सकता है। 9 5 पे क्या के है, 9 इधर से 5 इधर से के नहीं हो सकता, गलत हो गया। 8 7 पे के 8 इधर से 7 इधर पे के हो सकता है। 8 8 पे के 8 इधर से 8 इधर से के नहीं हो सकता, यानी ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों में चेक करना है क्या, अब एल चेक करेंगे। 3 2 पे एल है, 3 इधर 2 एल है भाई, 3 3 पे एल है, 3 इधर एल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। हमारे चैंपियंस ने ऊपर वाली चीजों को छोड़ा, पीछे से सोल्व करना शुरू किया, और बहुत जल्दी आंसर निकल गया। सबसे इजी क्लास जो लगती है ना वो यही लगती है हमारे चैंपियंस को। तो निकाल दिया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे भी चेक कर सकते हो, देखिए 6 7 पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। इधर से 6 इधर से 7 आई आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद 1 2 पे क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। इधर से 1 इधर से 2 एम आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। आशा करता हूं यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर आपने किया होगा। और अभी आपको जीके की क्लास आपकी शुरू होने वाली है। जीके के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, उसके बाद मैं आपको मैथ करवाऊंगा और उसके बाद आपको हिंदी करवाई जाएगी। तो कंटिन्यू इस टेस्ट को देते रहना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और सभी का आपको अलग अलग बताना है कि मैथ में कितने हुए, रीजनिंग में कितने हुए, हिंदी में कितने हुए, ठीक है, गणित में कितने हुए, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको बता देता हूं, टेलीग्राम पे ये नोट्स मैंने डाल दिए हैं, तो जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ वहां पर जाना और इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ये जीके के बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, हाथों से लिखकर बनाए गए हैं, ठीक है, तो इनको जरूर डाउनलोड कर लेना। जो अपना टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अभी मत चले जाना, अभी आपको टेस्ट कंप्लीट देना है और इसका लिंक आपको हमेशा मिलेगा टेलीग्राम में। बस ये आपको बता रहा हूं कि वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आप देखिए जीके का टेस्ट दीजिए, उसके बाद मैं आपको मैथ में मिलता हूं। तो हमारा दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो आपको एक प्रैक्टिस सेट है, तो इसको अच्छे तरीके से लेना है। मैं पहले पर्सन बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं आपको आंसर बताने वाला हूं, आपको चेक करना है कि आपका सही है या गलत है। तो शुरू करते हैं। 26 का क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक होता है वो प्रस्तुत किया जा सकता है, किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। तो यहां पर ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। तो जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 110 में वर्णित है। किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में। जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। किसमें किया जाता है? राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राज्यसभा का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। और जब भी किसी विधेयक के बारे में आपसी सहमति नहीं होती है राज्यसभा और लोकसभा में कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इस पर जो अंतिम फैसला होता है वो किसका फैसला होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का जो अंतिम फैसला होता है कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यसभा की बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं, फिर चेक करना कि आपका सही है या गलत है। तो जो राज्यसभा की बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जो उपसभापति चुना जाता है राज्यसभा का, कौन चुना जाता है? उपसभापति। वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चुनाव आयोग भारत में जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। और जो चुनाव आयोग होते हैं उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो चुनाव आयोग होता है उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। और जो पहले चुनाव आयुक्त थे, जो पहले थे वो कौन थे? पहले थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और जो फिलहाल चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन है? सुशील चंद्रा है। फिलहाल कौन है? सुशील चंद्रा। तो ये फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, और पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? कौन सा उत्पाद है जिस पर शुद्धता के मामले में या सिलसिले में हॉलमार्क जो चिन्ह होता है वो अंकित किया जाता है? तो किस पर किया जाता है? श्रवण आभूषणों पर। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो श्रवण आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए उन पर हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है, और जो हॉलमार्क चिन्ह अंकित श्रवण आभूषण होते हैं वो उच्च गुणवत्ता के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति लगभग बराबर होती है, जो अश्वशक्ति होती है वो किसके बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। और इसी अश्वशक्ति का प्रयोग गाड़ियों की जो इंजन होता है उसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। रुधिर स्कंदन में जो मदद करने वाला विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन के। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो विटामिन के है वो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। जो रुधिर का थक्का बनता है, क्या बनता है? जो रुधिर का थक्का बनता है उसके लिए जो विटामिन के है वो क्या है? अनावश्यक अनिवार्य विटामिन है। क्या है? अनिवार्य विटामिन है। तो रक्त के थक्के बनने के लिए विटामिन के अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज का पूर्ण रूप क्या है? जो SEZ है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सेज का पूर्ण रूप है, और इसका हिंदी में क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये होता है सेज का पूर्ण रूप, हिंदी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्यों स्थापित किया गया था? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। सेज अधिनियम 2005 के अनुसार, जो सेज अधिनियम था 2005 उसके अनुसार ये स्थापित किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सेज है इसका जो निर्माण किया गया था या इसको स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 2005 में। उद्देश्य क्या था? निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो अनियततापी प्राणी होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, ये तो गलत है। दूसरे की बात करें तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। पहले ऑप्शन बी को छोड़ देते हैं, बात करते हैं तीसरे की। उनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है, स्थिर तो नहीं रहता। ऑप्शन डी की बात करें, वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। उनके शरीर का जो तापमान है वो वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। जो अनियत प्राणी होते हैं उनका जो शरीर का तापमान है वो गर्मी के समय तो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? गर्मी के समय में तो बढ़ जाता है, लेकिन जो सर्दी होती है उस समय तापमान घट जाता है। किनका? अनियत तापी जो प्राणी होते हैं उनका जो तापमान होता है शरीर का वो गर्मियों में बढ़ जाता है और सर्दियों में घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। जो आई का मतलब क्या होता है? आईसी का जो मतलब होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। हिंदी में क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ किसको हिंदी में कहते हैं? एकीकृत परिपथ। और इसके जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है, और सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक है। जो सिलिकॉन है वो एक क्या है? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। तो जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, और सिलिकॉन एक अर्धचालक है। बात करते हैं आईसी चिप की, तो आईसी चिप की जो खोज की थी वो किसने की थी? जो एक जैक कैल्बी वैज्ञानिक थे, उन्होंने आईसी चिप की खोज की थी। कौन थे? जैक किल्बी। इन्होंने आईसी चिप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तेजड़िया अर्थात बुल और मंदड़िया अर्थात बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? ये जो दो शब्द हैं तेजड़िया और मंदड़िया, कह सकते हैं बुल और बियर, ये वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। स्टॉक मार्केट में जो उतार और चढ़ाव होता है उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तेजड़िया और मंदड़िया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो कितने प्रतिशत हैं? 44%। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। भारत में 44% लोग हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं? जो मछलियां होती हैं वो इन ऑप्शनों में से किसके द्वारा श्वसन क्रिया करती है? तो किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। गिल्स को क्या कहा जाता है? गलफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलफड़ा भी कहा जाता है। तो जो मछलियां होती है वो गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करती है और मछलियों को जल में सांस लेने में गिल्स सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो वारेन हेस्टिंग्स थे, मैंने पिछले मॉडल पेपर में बताया था आपको, जो वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने 1772 में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया था, राजस्व बोर्ड का, जिससे कलेक्टरों को क्या किया था? नियुक्त किया था। किसके लिए? राजस्व एकत्रित करने के लिए। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? जो इंग्लैंड का शासक था जेम्स प्रथम, उसका जो शासकीय राजदूत था वो जहांगीर के दरबार में आया था। कौन था वो? हॉकिंस था। कौन था? हॉकिंस। कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था और ये जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल मतलब कोशिका। कोशिका का पावर प्लांट कह सकते हैं, कोशिका का शक्ति घर है। तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि मानव शरीर में जो ऊर्जा की पूर्ति करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहा जाता है। किसका? सेल का या कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी थी। जो वर्ग विहीन समाज था उसकी अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। जो कार्ल मार्क्स थे ये एक दार्शनिक थे, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे और इन्होंने ही वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। जो प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो घोषित किया गया था। किसको किया गया था? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया था। तो प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जीवमंडल को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और जो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो कितने में है? 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। किसका? नीलगिरी जो जीवमंडल है जो कि एक आरक्षित क्षेत्र है, इसका विस्तार है 5520 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। जो पर्यावरणीय आयोजन होता है उनके साथ जो संबंधित संगठन है वो कौन सा है? नेरी। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेरी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान संगठन। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। नेरी की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नेरी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में नेरी का हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है या चेयरमैन कह सकते हैं वो कौन है? इसके हेड हैं
डायरेक्टर जनरल मान लेते हैं या हेड मान लेते हैं। इसके जो हेड चेयरमैन है वो है डॉक्टर एस चंद्रशेखर। कौन है? डॉक्टर एस चंद्रशेखर इसके हेड है। तो जो नेरी है ये पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? जो लोहे की परत होती है उस पर कौन सी धातु से जो उसकी परत चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो वो कौन सी धातु की परत होती है? जिंक की। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो लोहे की परत होती है वो ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके उस पर क्या जम जाती है? जंग लग जाती है। लेकिन उस पर जिंक की परत चढ़ाने से क्या होती है? जंग नहीं लगती। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना अधिक है? तो कितना गुना है? 6 गुना। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो 6 गुना अधिक है। और इसी कारण से चंद्रमा पर जो होते हैं व्यक्ति चल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो कौन से अधिनियम के द्वारा किया था? वो किया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ये चार्टर एक्ट 1813 है, इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था। और जो भारत का व्यापार एकाधिकार था वो समाप्त करके जो शासन था वो क्राउन के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में तो किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट होगा। जो दादा भाई नौरोजी हैं ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश संसद में सदस्यता ग्रहण की थी। किसमें? ब्रिटिश संसद में ये सदस्य बने थे। ये प्रथम एशियाई हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? जो भारत है BARC, ये कहां पर स्थित है? कहने का मतलब हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कहां पर है? ट्रॉम्बे में। और ट्रॉम्बे कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है ट्रॉम्बे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। तो भारत भाभा अनुसंधान रिसर्च संस्थान, जो पहला परमाणु कार्यक्रम किया गया था भारत का, वो किसके नेतृत्व में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय में यदि हम जनसंख्या का भाग दें या उसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उसके आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट होगा। तो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो ज्ञात की जाती है। तो ये थे 25% मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के इंपोर्टेंट पर्सन है। चैंपियंस, अब मैथ का टेस्ट का शुरुआत करते हैं। ठीक है, 51 नंबर से मैथ की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से आपने जीके में बहुत अच्छा किया है, आपने रीजनिंग में बहुत अच्छा किया, आशा करता हूं आप मैथ में भी बहुत अच्छा करने वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है और इसमें x का मान आपको निकालना है। तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है आपको देख के लग रहा हो कि सर कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही सिंपल है। देखिए सोल्व करने का तरीका आपको बताता हूं। वैसे तो आप सभी का टेस्ट है तो आप कर रहे होगे, ठीक है। पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं और सेम क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। तो ये लिखा गया है, तो आपको बताना कि x का मान क्या होगा। तो देखिए अब हम इसमें एलसीएम 144 लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 144, यहां से 1 पे जाएगा, प्लस में x हो जाएगा और बराबर में 13/12 आ जाएगा। और ये ऊपर से जो अनरूट है वो रहने वाला है। अब देखिए यहां पर एक बात समझ में आती है, यहां पर सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको पता है कि 12 है वो क्या होता है, ये 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर रूट में से निकालेंगे तो 144 का 12 बन गया। और यहां पर जो ऊपर वाला है उसका हमें 13 बनाना है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, यानी कि 169 बनना चाहिए। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है इस पूरे का जोड़ कितना होना चाहिए? 169 होना चाहिए। तो अगर इसमें से जो 144 दिया हुआ है कुल जोड़ होना चाहिए 169, उसमें से 144 घटा देंगे, x का मान निकल जाएगा।
तो यहां से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 25 आ जाएगा। तो बस हमसे यही पूछा था कि x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी जिसने किया उसका बिल्कुल सही है। देखिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, पहले कर चुका हूं, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, तो आशा करता हूं सभी ने किया होगा, जिसने नहीं किया समझ लेना किस तरीके से हमने किया है, और आगे आपकी क्लास भी आने वाली है उसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि 4 संख्याओं का औसत 32 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। इससे इजी सवाल क्या हो सकता है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इतना इजी पेपर थोड़ी ना आता है। तो देखिए आपको बता देता हूं, पेपर है वो 3 लेवल पे बनता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। ठीक है, तो सभी लेवल प्रैक्टिस सेट में तो सारे लेवल होंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो ये है, तो सिंपल सा करिए कि सॉरी 4 का है तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा कुल। अन्य 3 का 30 है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। तो जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 218। 7 से भाग करते हैं तो 7 के 21, 7 एकम 7, 1/7। तो 31 सही 1/7 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा, या बोल सकते हो इसका एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई ना, बस बातें समझ में आनी चाहिए और सोल्व हो जाना चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं करना। मुझे आशा है सभी ने किया होगा, ये तो 100%, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ना किया हो। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में मैंने बार बार बताया था कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसमें देखिए क्या है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 8 वस्तु जितने रुपए में खरीदी थी उतनी 5 में बेच दी। ठीक है, 5 वस्तुएं बेच दी, तो इसका मतलब 3 वस्तुओं का लाभ हुआ। कितनी वस्तु बेचने पर, 5 वस्तु बेचने पर। प्रतिशत के लिए हम 100 का यूज करेंगे। 5 से कटेगा ये 20 पे, और 20 गुना 3 क्या हो जाएगा, 60%। तो हमसे यही पूछा था कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, पेपर में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में हमेशा रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है कि 10% और 25% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये देखिए बट्टा वाला क्वेश्चन है और बड़ा इजी है, यानी कि छूट वाला है। हम सिंपली हम करवा चुके, कौन सा है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये वाला है। चलो इसको करते हैं। छूट है, बट्टे का मतलब होता है छूट, छूट देना। तो क्या होगा, माइनस का -10 -25, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 10 गुना 25 बटे 100। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका 35, माइनस का यहां से प्लस का कितना आ गया 2.5, क्योंकि बटे में 10 है 2.5 बन गया, तो ये आ जाएगा 32.5 माइनस का, और माइनस का है इसका मतलब कमी हो रही होगी, छूट मिल रही होगी। तो हमसे यही पूछा था कि छूट कितने प्रतिशत की मिलेगी, तो वो हो जाएगा 32.5 की। बात समझ में आ गया। यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको 37.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहां से 2.5 आएगा उसको भी जोड़ देंगे, तो 35 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 37.5। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, लेकिन ये वाला क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे आएगा वो बता चुका हूं। आगे देखिए क्या है, काम और समय का यहां से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको भी रखा है कि लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में, तो 1/3 भाग 4 दिन में करती है। देखिए 1/3 भाग है वो 4 दिन में करती है, इसका मतलब 1 भाग 4 दिन में कर रही है, तो 3 भाग कितने दिन में करेगी, 12 दिन में। तो यहाँ पे क्या है, लता जी हैं, वो कितने दिन में काम करेगी, 12 दिन में। इसके बाद है आशा जी हैं। ठीक है, आशा जी क्या करती हैं, ये करती हैं 1/6 भाग 3 दिन में करती हैं, तो 1 बराबर 3, 6 बराबर क्या हो जाएगा 18 दिन का समय हमारी यहाँ पे लेने वाली है। अब देखिए क्या है, ये हो गया 6 गुना 2, ये हो गया 6 गुना 3, तो यहां से एलसीएम कितना आएगा आपका, यहां से एलसीएम आ जाएगा 6 को और 6 से गुना कर दो 36 आ जाएगा। यहां से आ गई कैपेसिटी 3, यहां से कैपेसिटी आ गई 2, ये इनकी काम करने की क्षमता आ चुकी है। अब हमें बताना क्या है वो देखिए कि यदि दोनों मिलकर काम करें, मेन तो यही है, अगर ये लिख लिया तो सोल्व हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर 5 काम करती हैं
और बोला कि 75% काम समाप्त करना है। ये 100% है, हमें कितना करना है 75%, यानी कि 100% बराबर कितना काम है 36, एक बराबर क्या हो जाएगा 36/100, हमें करना है कितना 75, तो ये गुना में 75 चला जाएगा, ये काम करना है। और स्पीड क्या है दोनों की करने की 5, तो इसको 5 से कर दो, 25 × 75, 25 × 100, 4 नामे 36, तो 9 × 27/5 आ जाएगा। तो 27/5 आपका आंसर हो गया 27/5, नहीं दिया हुआ खोल देंगे, 5 सही 2/5, ठीक है, 5 सही 2/5 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ 5 × 5 = 25 और 2 27/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने किया उसका बिल्कुल करेक्ट है, मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ऑप्शन नंबर ए, मेन चीज ये थी कि अगर ये लिख लेते हो तो फिर आपकी क्षमता निकल जाती है, और इस बार काम पूरा नहीं करना, इस बार काम कितना करना है 75%, सिर्फ पेपर में इन्हीं चीजों को घुमाया जाता है, बाकी सारी चीजें तो वही होती है, बस कुछ चीजें को घुमा दिया जाता है इस तरीके से। 100% काम ना पूछ के, क्योंकि 100% पूछेगा तो इजी बन जाएगा, थोड़ा सा 75% और कैलकुलेशन आपसे करवा ली है, सिंपल सा कर देंगे हम, 75% निकाल लेंगे 36 का, और उसको 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि एक चश्मे को उसके विक्रय मूल्य के 11/12 भाग पर खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी विक्रय मूल्य के 11/12 भाग पे खरीदा जाता है, ठीक है, खरीद कर, तो विक्रय मूल्य 11 रुपए हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 12, 11/12 में उसने खरीदा है। आगे देखिए क्या है, यदि उसने विक्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य के 10% अधिक पे, ये है आपका विक्रय मूल्य 12 हो गया, इसमें क्या है कि 10% अधिक में बेचेगा, तो 10% अधिक कितना हो जाएगा 1.2, और कितने में बेचेगा 1.2 ज्यादा में बेचेगा तो कितना हो गया 13.2 हो गया। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 11 में खरीदा 13.2 में बेचा, तो लाभ कितने का होगा, यहाँ पे 2.2 का लाभ हो रहा है, प्रतिशत निकालना है, तो यही बताना है कि 2.2 है वो 11 का कितना प्रतिशत है। चलो निकालते हैं, दशमलव हटाने के लिए बटे में 0 कर दिया, दशमलव यहां से कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 2 × 10 क्या हो जाएगा आपका 20%। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया है 20% किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया फिर से बता देता हूं, 11/12 भाग पर खरीद कर, ठीक है, तो 11/12 हो गया। इसका बोला है कि 10% क्या होता है अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो 10% हो गया आपका 1.2, यानी कि 13.2 में बेचा जाता है, 11 में खरीदा 13.2 में बेचा, तो 2.2 का लाभ हुआ, 2.2 का लाभ 11 पे हुआ है, तो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ये आपका टेस्ट है, और बता देना आगे से भी इसी स्पीड में हो या थोड़ा और कम स्लो स्पीड हो, कमेंट करके बता देना, फिर हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। क्या है कि ए तथा बी की चालों में 3 और 4 का अनुपात है, तो ए और बी की चाल का अनुपात दिया हुआ है, इसका ए और बी की चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:4, सॉरी कितना है 3:4 है। तो जो समय का अनुपात होता है वो क्या होता है, इसके विपरीत होता है, जिसकी चाल कम उसको समय ज्यादा लगेगा, जिसकी चाल ज्यादा उसको जिसकी चाल ज्यादा उसको समय कम लगेगा, जिसकी चाल कम उसको समय ज्यादा लगेगा, ये हो गया। अब देखिए क्या है कि एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 से 15 मिनट अधिक लेता है, 15 मिनट अधिक लेता है क्योंकि स्पीड क्या है, इसका समय ज्यादा है स्पीड कम है, तो क्या होगा कितने मिनट, यहां पर अनुपात 1 का, 1 अनुपात बराबर 15 मिनट, ये हमें दिया गया है, तो इसका बताना है कितना हो जाएगा 45 मिनट, 1 घंटे का पूछा है तो बटे में 60 कर देंगे, 15 × 45, 15 × 4 = 60, तो कितना हो जाएगा 3/4 घंटे, ठीक है। बी उसी स्थान पर पहुंचने में कितने समय लगेगा, 3/4 घंटे का समय यहां पर लेने वाला है। समझ में आ गया सभी को, बात समझ में आ गई, क्योंकि देखिए यहां पर अंतर कितने का था 15 मिनट का, 1 अनुपात बराबर 15, तो 3 बराबर 45 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 45/60 हो गया, ठीक है, बस वही बताना था आपको। आगे देखिए क्या है सॉरी ये वाला देखिए क्या है, मिश्रण वाला है कि दूध और पानी के कुल 80 लीटर के मिश्रण में 25% दूध है, तो यहां पर देखिए क्या है, दूध है और पानी का अनुपात है, 25% दूध है, दूध है 25%, तो पानी हो गया 75%, क्या हो गया 1:3 हो गया, ये तो बड़ा हरामी है यार,
ठीक है, पानी पानी दे रहा है, कहां पे दूध दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा दूध। क्या 25% दूध थोड़ी ना होता है फिर, ठीक है, ये तो बड़ा खतरनाक है। और पानी भी पता नहीं कि कौन से वाला कौन सा बिस्लरी डाल रहा है, ठीक है। ये वाला देख लो 1:3 आ गया। आगे देखिए क्या है कि इसमें कितने लीटर पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा है वो 16% हो जाए। कितना पानी डाला जाए कि दूध की मात्रा है वो 16% हो जाए। तो यानी कि जो आपका दूध तो सेम रहने वाला ना, ये तो नहीं डलने वाला ना, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाना चाहिए, 16 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 अनुपात बराबर कितना होगा वो करते हैं। 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 16 हो गया। हमें 3 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहां पर 48 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको हमने मिस किया है। क्या बोला, 80 लीटर है दूध का मान दिया हुआ 80 लीटर। तो इसको 4 बराबर 80, 4 अनुपात बराबर 80 है तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 20। यानी कि 20 लीटर दूध है और 60 लीटर पानी है। अब बोला है इसको 16% कर दो, तो इसका मतलब है कि 16% बराबर कितना है आपका, 20 लीटर है। और हमें क्या होगा, अगर ये 16% हो जाएगा, 100% कोई चीज होती है, 16% उसमें से अगर हम माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, ये 84% हो जाएगा। तो 84% क्या होना चाहिए, पानी। तो 84% का मान निकालो, 1 पर बराबर क्या हो जाएगा, बटे में 16, 84 बराबर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 84। काटते हैं, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 21 पंजे क्या हो गया, 105 लीटर। 105 लीटर पानी होना चाहिए। अब हमसे पूछा है कितना पानी और डाला जाए। कुल होना चाहिए 105, जिसमें से 60 हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 45 लीटर और मिलाना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को। हमने ये मिस नहीं करना। 80 लीटर दिया गया कि मिश्रण है वो 80 लीटर का है, तो क्या हो जाएगा, ये 20 लीटर दूध हो गया, 60 लीटर पानी हो गया। अब बोला है कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि ये 16% हो जाए। तो 16% का मान ये है, हमें मान निकालना है पानी का, तो 84% का निकाल दो, फिर हो जाएगा 105। 60 लीटर पहले से अवेलेबल है तो 45 लीटर और मिला देंगे तो वो 105 बन जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि कितने लीटर और मिलाना चाहिए, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, क्या है, एज वाला है वो हमेशा पूछा जाता है, मैथ में भी पूछा जाता है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, तो एक समझा देता हूं एज वाला। आगे एक और आएगा, वो फिर आप सोल्व करना। क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है वो 60 वर्ष है। तो अभी पिताजी हैं प्लस में पुत्र जी हैं और उनकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। अभी ये वर्तमान की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, ये नोट करना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय की बात की जा रही है। आगे देखिए क्या है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो इसको लिखते हैं 6 वर्ष पहले थी ये, कितनी थी, 1:5। पिता की 5 थी, पुत्र की 1 थी, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, हमसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। अभी वर्तमान में उनकी दोनों की है 60 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पिता की कम रही होगी, 6 वर्ष पुत्र की कम रही होगी, कुल 12 वर्ष कम रही होगी। तो इसमें से 12 घटा दे तो ये क्या हो गया, 48 वर्ष हो गया। यानी कि 6 वर्ष पहले दोनों का जोड़ कितना रहा होगा, 48 वर्ष। अनुपात हमें दिया हुआ है 6 बराबर 48, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। तो पुत्र हो गया यहाँ पे 8 वर्ष का और पिताजी हो गए यहाँ पर 40 वर्ष के। लेकिन ये कब की है, ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है, तो 6 वर्ष पहले की है। अगर हमसे वर्तमान की पूछता तो इसमें 6 वर्ष जोड़ देते, तो ये हो जाता 46 और ये कितना हो जाता, 14 वर्ष हो जाता, ठीक है। ये कब की निकल के आ जाती, आपकी वर्तमान की आयु निकल के आ जाती। और जोड़ के देख लो कितना होता है, 60 ही आएगा और वर्तमान की 60 दी हुई है, ये आपका आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है। कुछ भी पूछ ले, जब सॉल्यूशन निकल रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें 6 और जोड़ दो, यहां से 52 हो गया, यहां से 20 हो गया। तो बस पुत्र की पूछी है तो पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उसका बिल्कुल ठीक है, जिसने नहीं किया उसका बिल्कुल गलत है, ठीक है। या तो सही होगा या गलत होगा, बाकी कुछ तो हो नहीं सकता। ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा जबरदस्त है। यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या को 6 से गुणा करके दूसरी संख्या को घटाना है तो इसका मान क्या होगा।
तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या हो गया 4 स्टार 2, ठीक है, और स्टार 3 है। ये करवा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन पहले में। तो इसको क्या करना है, इसको 6 से गुणा करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो ये इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। उसके बाद क्या करना है, दूसरी संख्या को घटाना है, तो इसको दूसरी संख्या को घटा दो, यहां से कितना आ जाएगा 22। इस पूरे को सोल्व करने पे क्या आ गया 22 आ गया। तो इसके स्थान पर हम 22 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, स्टार और 3 है। अब स्टार जहां पे दिखेगा उसका मतलब क्या होगा कि इसको 6 से गुना करो, तो कितना हो गया ये 132, माइनस में दूसरी संख्या कर दो 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा 129, 129। तो इसका आंसर क्या हो गया 129 हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई सभी को। क्या करना था, ये वाली संख्या है इसको क्या करो 6 से गुना करो, तो हमारा आया 24, और दूसरी संख्या दी हुई इसको घटा दो तो आ गया 22। अब दूसरी पहली संख्या ये बन गई, अब क्योंकि पहली संख्या को बोला है ना कि पहली संख्या को 6 से गुना करना है, तो अब ये पहली संख्या बन गई, इसको 6 से गुना करेंगे तो 132 आएगा, उसमें से 3 घटाएंगे तो 129 आएगा। तो जिसने 129 किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, जिसने नहीं किया उसका गलत है। देखिए एज वाला आ गया है, आयु वाला क्लास 2 दिन पहले ही करवाई हुई है, जिसने नहीं देखी थी देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, आप सभी का कमेंट करना है, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन सारे करवा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कुछ आप खुद करने की कोशिश करो। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है आप सभी के लिए। देखिए क्या है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं और 11 और 13 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 12 घटा देने पर ये संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में हो जाती हैं। तो इन संख्याओं को ज्ञात करें। संख्या आपको बतानी है, पहले थी 11 अनुपात 13 के अनुपात में थी, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब 12 घटाने पे ये 7 अनुपात 9 हो गई। सॉरी, कितने घटाने पर, 12 घटाने पर। यहां पर देखिए 4 का अनुपात कम हुआ है, यहां पर 4 का अनुपात कम हुआ है। अगर बराबर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाया था ना मैंने। तो 4 बराबर क्या हो गया, 12 घटाने पे हो रहा है, 1 बराबर क्या हो गया 3। 1 बराबर 3 हो गया, तो हमसे पूछा है संख्याएं क्या है, तो पहले वाला अनुपात ये है, तो ये हो जाएगा 11 3 33 अनुपात में 13 3 39, 33 और 39 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। लेकिन ये पूछ सकता है अब वो नई संख्या क्या बन गई, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसको भी 3 से गुना कर दो, ये हो जाएगी 21 और 27, ठीक है। तो ये बाई चांस पूछता है, ठीक है, लिख देता हूं, ये बाई चांस ही पूछता है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो मोस्टली पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया, ये संख्याएं क्या थी, ये थी 33 अनुपात 39 या 33 या 39 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा इजी है कि 1 रुपए में 15 बटन खरीदकर 1 रुपए में 10 बटन की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। रुपए बराबर है, तो इसका मतलब 15 खरीद रहा है 10 बेच रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है 5 का। 5 का लाभ कितने बेचने पर 10 पे, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 10 क्या हो गया 50% हो गया। क्या इससे इजी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को यह हार्ड भी लग सकता है, ठीक है। जो मेहनत कर रहा होगा उसके लिए तो बिल्कुल इजी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 50%। अगला देखिए क्या है, ये वाला पाई चार्ट है, वो पूछा जाता है लगभग 2 से 5 नंबर का, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। क्या बोला गया, कुल अंक कितने 540। सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, कुल अंक कितने 540 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक कितने हैं, विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक, तो गणित में कितना है 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत होगा तो 100 मानना और डिग्री होगा तो 360 डिग्री मानना, ठीक है। अब बोला है 90%, तो कुल है 360 का मान आपको दिया हुआ है कि 360 डिग्री बराबर कितने आपका 540 है। अब 90 डिग्री, एक तो ये तरीका है, एक बराबर ये होगा, ये कर सकते हो, या आपको पता है कि इसका 1/4 है, तो इसका भी 1/4 कर दो, 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 14 4 3 12, 2 4 5 20, कितना आ गया 135। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो 135 यहां पे आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ऐसे ही करना है। अगला देखो क्या है कि विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए हैं, तो विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो चलो ये निकालने का तरीका क्या है, अगर हमें ये पता चल जाए कि 108 है वो कितना प्रतिशत है,
तब तो हम निकाल सकते हैं ना आसानी से। चलो निकालते हैं, फिर देखते हैं कि 108 है वो 540 का कितना प्रतिशत है। किसका? 540 का। 540 का प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 का यूज करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटे तो 9 6 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, कितना आ गया? ये 20% आ गया। तो क्या 20% इसमें से किसी में दिया हुआ है? सॉरी, 20 डिग्री की यहां पर बात हो रही है, यहां पर प्रतिशत नहीं डिग्री की हो रही है। तो हमें डिग्री वाला निकालना है भाई, क्योंकि डिग्री का दिया हुआ है तो उस हिसाब से हमें करना है। तो ये वाला हमने प्रतिशत के हिसाब से कर दिया, तभी नहीं आया ये, हमें डिग्री के हिसाब से करना है। तो क्या है कि 108 अंक 108 अंक कितने डिग्री के बराबर होगा? तो चलो निकाल लेते हैं कि 108 है वो 540 बटे में कर दो, इसका बनाते हैं कितना होता है, फिर और गुना में कर दो, क्या 360 डिग्री होता है ना। प्रतिशत के लिए 100 लिखते हैं, तो डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? 360 लिखेंगे। तो एक कटेंगे 0 से, आपका 0 कट गया, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72 आ गया। अब निकल गया ना, तभी तो हम ये मिस्टेक कर देते हैं। तो 72 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। और एक इसमें सामाजिक विज्ञान में, किसमें? सामाजिक विज्ञान में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, प्रतिशत से नहीं लेना था, ध्यान नहीं दिया। डिग्री में है तो डिग्री से निकाल दो, प्रतिशत होता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? 100 लिख देते हैं, डिग्री होगा तो 360 लिखेंगे, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो जिसने सामाजिक विज्ञान किया उसका बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, ये वाला देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो चलो निकालते हैं। इसके गुणनखंड क्या है? 3 की पावर 25, 8 की पावर 12 और 9 की पावर 10। तो ये तो आपका अभाज्य होगा। क्या ये है? नहीं है, तो बनाते हैं। 3 की पावर 25, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर पावर है तो ये गुना में हो जाएगी। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, गुना में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो करते हैं, 3 की पावर 25 यहां से आ गई, 2 की पावर यहां से 36 आ गई, और 3 की पावर यहां से 20 आ गई। अब ये गुणनखंड बन गए। तो इन सभी को जोड़ दो, क्योंकि यही तो पूछा है गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो जोड़ दो, 25, 36 और 20, कितना आ गया? यहां से 1 आ गया, 3 2 5, 2 7 और 1 8, तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अभाज्य बनाने थे आपको। ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, नोट कर लेना, स्टार लगा के नोट कर लेना। क्या है कि बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो 22 सेकंड में, तो इसको क्या बनाएंगे? सेकंड में बनाते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड। तो 36 को छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, तो कितना आ गया? ये 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है। तो 22 सेकंड में कितने मीटर जाएगा? 220 मीटर जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में खंबे को पार करती है, 220 मीटर खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को पार करती है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 220 मीटर होगी। अगर कोई हमसे पूछता कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तब हम बता देंगे 220 मीटर हो जाएगी। लेकिन देखिए आगे क्या पूछा गया है कि 350 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। 350 मीटर लंबी सुरंग है, और आपको पता है कि लंबी सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, दूसरी ट्रेन को पार करे, तो स्वयं की लंबाई प्लस जो दिया हुआ है उसकी लंबाई को पार करती है। तो 350 स्वयं की लंबाई, इसमें 220 और जोड़ देंगे, तो कितना आ गया? यहां पर 570 आ गया। अब 570 मीटर को पार करने वाली है। 570 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगी? तो हमें इसकी स्पीड हमें पता है, 570 को 10 की स्पीड से जा रहा है, मीटर पर सेकंड है, तो कितने का समय लेगी? 57 सेकंड का समय यहां पर लेने वाली है। बात सभी को समझ में आ गई? कितना? 57 सेकंड। जिसने ऑप्शन नंबर बी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, जिसने नहीं किया उसकी ठुकाई होने वाली है। इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ था, फिर भी अगर आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। A to Z बताया हुआ है, फिर से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन एक बार तो बताया हुआ है ना, तो आपको करना ही था इसको। आगे देखिए क्या है कि A एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और B उसे 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, A 20 दिन में और B 30 दिन में। देखिए काम और समय से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एलसीएम 60 आ गया, कैपेसिटी 3 और 2 आ गई, और दोनों की कितनी आ गई? 5 आ गई। अब आगे चलो,
इतना तो हमने सोल्व कर लिया। कार्य आरंभ करके 10 दिन तक कार्य करता है, ए है वो कार्य आरंभ करता है और 10 दिन तक क्या करता है, अकेला करता है, तब बी उसमें शामिल होता है। तो 10 दिन ए ने किया तो ए एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में 30 काम कर देगा। अब कितना काम बचा, 30 काम बचा। आगे देखिए क्या है, 30 काम बचा हुआ है, बी उसमें शामिल हो जाता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। दोनों 5 काम करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे इसको, 6 दिन में इसको पूरा कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब आपको बताना है कि उसे कुल रुपए मिले 480 रुपए मिले, कुल 480 में इतने दिन कोई काम नहीं करता। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है इसलिए मान लो, वरना सोचो मत एक दिन भी कोई काम नहीं करता, कोई मजदूर भी काम नहीं करता एक दिन में, तो बाकी तो आप छोड़ दो और तो बाकी चीजें। ठीक है, तो आपको ए का भाग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कुल 480 रुपए मिल रहे हैं, 480 रुपए मिल रहे हैं। तो ए ने क्या किया, यहां पर आधा काम पहले ही कर दिया था, अकेले 30 काम कर दिया था, यानी उसका 240 रुपए तो वैसे ही बन गया। ठीक है, अब 240 रुपए में पार्टनरशिप है, क्योंकि आधा काम पहले कर दिया तो आधे रुपए तो उसको मिल गए, पहले से ही मिल गए। अब 240 रुपए आधे बचे हुए हैं, उसमें उसकी पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप का रेशियो क्या है, बचे कितने 240 रुपए हैं, बात समझ में आ गया। 240 रेशियो कितने का, 3 का इसका 2 का इसका, तो 5 का रेशियो है ना, इसका 3 का है तो ये 5 के बराबर है, तो 3 के बराबर निकाल दो। बात समझ में आ गई। तो ये कितने पे जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, और 5 अंठे 40, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, 8 ये 24, 2 12 2 14 144। यहां पर जोड़ेंगे 144 जोड़ दो, 4 8 3, तो उसको कितने रुपए मिले, 384 रुपए मिले। कितने रुपए मिले, 384। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई आपसे बी का पूछता है सॉरी, अगर कोई आपसे बी का पूछता है तो यहां 3 के स्थान पर 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ के देख लो, अगर 96 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, बिल्कुल 480 बन रहा है। तो अगर बी का पूछता तो बी को कितने रुपए मिले, 96 रुपए मिले। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या 96 रुपए में कोई 6 दिन काम करेगा, क्योंकि बी ने तो 6 दिन काम किया है ना, करेगा कोई काम 96 रुपए में, नहीं करेंगे ना। फ्री में फिर भी कर देंगे, 96 में नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ये बड़े शानदार क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का है। ठीक है, करवा चुका हूं इस टाइप का, टेंशन मत लो, क्लास देख लो जिसने नहीं देखी थी। कि 2 साइकिलों के पहियों का व्यास है वो 66 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है, तो छोटे पहिए को उसी दूरी को तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो घूमने के लिए सबसे पहले परिधि चाहिए, वो होता है आपका 2 पाई आर, बड़े वाले का और छोटे वाले का भी क्या होगा, सॉरी 2 पाई आर ही होगा। तो चलो करते हैं, पहले क्या होगा, 2 पाई का मान कितना हो गया, पाई का मान हो गया आपका 22/7। ठीक है, वैसे डायरेक्ट पाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में क्या लिखना है, आर, आर होती है रेडियस यानी त्रिज्या, और ये किसका, बड़े वाले का हम लिख रहे हैं, तो बड़े वाले की तो 72 है, क्योंकि जो बड़ा होगा उसका व्यास बड़ा होगा, तो 72 है तो वो कितनी हो जाएगी, आधी होती है 36 हो गई। और गुना में कितना घूम रहा है, तो कुल 1188 बार घूम रहा है। बटे में छोटे वाले का लिखो, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है, 66 है व्यास, तो आर हो जाएगा 33। और ये घूमना बताना है तो एक्स का मान आपको निकालना है, तो बस काटेंगे एक्स का मान निकल जाएगा। चलो काटते हैं, 2 और 22/7 से 2 और 22/7 कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करना है, चलो इसको काटते हैं, 11 से काटेंगे 3 पे, 11 कम 11 0 और 11 8 88। 3 के बाद ये फिर से कट रहा है, कितना 36, ये 108 होता है। तो x का मान कितना आ गया, 36 गुना 36, क्या बोल सकते हो, x का मान आ गया 36 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1296 रुपए। ठीक है, सॉरी 1296 हो जाएगा, कितने चक्कर काट रहा है, 1296, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया, बड़े वाले का है उसको छोटे वाले से भाग कर दो, अपने आप पता चल जाएगा, सिंपल सा था। ठीक है, यहां पर घूमने की संख्या दे दी गई है, हमने निकाला था, हमने समझाया था, आपको बताया था कि कैसे निकालना है, इसमें पहले ही दे दिया गया है, तो बस सिंपल सी बात है, भाग करोगे तो नीचे वाले का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो 1296 यानी 1296 आंसर हो जाएगा। आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं, तो हिंदी वाला भी जरूर देना सभी टेस्ट। 10 20 तथा 40 के बराबर छूट क्या होगी,
तो पहले 10 और 20 का तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, कितना हो जाता है 10 20 30 होगा, माइनस में 2 यानी 28 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया 28 बन गया। तो अब इसका कर लो -28 -40 प्लस में 28 गुना 40 बटे में क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 68 और इधर से क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 चौके 32 3 और 8 3 11 और बटे में 10 है तो 11.2 हो गया। यानी 68 में से 11.2 घटा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा और ये होगा आपका 56.8। ठीक है, कितना हो जाएगा 56.8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो बस हमें इतना ही बताना था कि इन तीनों के बराबर एक छूट क्या होगी। तो या तो तीनों दे दो, यानी पहले 10% की छूट दी गई, फिर 20% की और फिर उसी पे 40% की, या डायरेक्ट वो 56.8% की छूट दे दे। ठीक है, यानी 56.8% की अगर छूट दे दें तो इसका मूल्य जो निकलेगा वही यहां पर निकलने वाला है। बात समझ में आ गई। तो आशा करता हूं यहां पर मैथ में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। और दोस्तों ये आज कंप्लीट टेस्ट था 100 नंबर का। ठीक है, और अभी हिंदी हम करवाने वाले हैं, उसको जरूर देख लेना। आगे से क्या होगा, मैथ रीजनिंग का अलग कर देंगे, जीके का अलग कर देंगे, ताकि इतना लंबा ना देना पड़े, एक साथ इतना समय आपको ना देना पड़े। ठीक है, तो आगे देखिए, आप हिंदी वाला देख लीजिए। तो चलो अब हम हिंदी वाला देख लेते हैं। और दोस्तों आशा करता हूं सभी ने बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, और जिसने यहां तक टेस्ट को दिया है इस टेस्ट को जरूर देना हिंदी वाले को, क्योंकि यहां से स्कोर आपका अच्छा आने वाला है। तो जब स्कोर अच्छा होगा तो आपका मोटिवेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको एक एनर्जी मिलने वाली है। तो हिंदी वाले को जरूर देना। ठीक है, जिसने यहां तक दिया है, जिस चैंपियंस ने इतना टेस्ट दिया है, तो कंप्लीट जरूर करना। सबसे पहले देखिए क्या है कि दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं आपको। तो देखिए क्या है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है कि पुरानी बातों को याद रखना। ठीक है, उन पुरानी बातों को याद करना। जो गड़े मुर्दे हैं, मतलब जो जिन बातों को हम भूल चुके हैं उनको सामने लाना, उसको बोला जाता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो इसका हो जाएगा कि पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। तो जिसने ऑप्शन नंबर सी किया था उसका बिल्कुल सही है कि पुरानी बातों पर प्रकाश डालना हो जाएगा गड़े मुर्दे उखाड़ना। अगले में ही आपको मुहावरा बताना है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस कहावत का क्या मतलब होता है। पगड़ी का मतलब क्या होता है, सम्मान। ठीक है, जो सर पर पगड़ी होती है ना, जो हमारे बुजुर्ग पहनते हैं, वो किसकी निशानी होती है, वो सम्मान की निशानी होती है, वो रिस्पेक्ट की निशानी होती है। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब आपका सम्मान है ना, वो आपके हाथ में है। अच्छे काम करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो सोसाइटी में आपको सम्मान मिल जाएगा। तो वही चीज है। तो इसमें हो जाएगा क्या कि अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने किया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि दिए गए 4 वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है और 3 अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मैं मेरा काम करता हूं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें होता है मैं मेरा नहीं होता, मैं अपना काम करता हूं। ठीक है, मेरा नहीं होता अपना। ठीक है, तो किस में हो जाएगा, मैं अपना काम करता हूं। तो जिसने ऑप्शन नंबर डी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मैं अपना काम करता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई, मैं अपना काम करता हूं। तो डी वाले बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या है कि रागिनी अपने आप चली गई, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि रागिनी अपने आप चली गई, बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रागिनी खुद चली गई, खुद का क्या मतलब हो गया, रागिनी अपने से ही चली गई, ये भी नहीं होगा, अपने से नहीं। ठीक है, और रागिनी आपके साथ चली गई, नहीं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आपको बताना है, ठीक है, शुद्ध बताना है, मतलब सही वर्तनी आपको बतानी है, या बोल सकते हो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि इसमें कौन सी हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ, पुनर्विवाह। तो पुनर्विवाह किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से और इस तरीके से तो आप सोच नहीं सकते, इन दोनों में सोचना है। तो आपने ये वाला तो कभी देखा ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पुनर्विवाह। ठीक है, पुनर्विवाह यानी जिसका दोबारा विवाह किया जाता है ना। ठीक है, किसी कारणवश पहला विवाह खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा विवाह किया जाता है, उसको बोला जाता है पुनर्विवाह। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनर्विवाह। एक शायद टीवी सीरियल भी आया था। ठीक है, लड़कियों को तो पता होगा, लड़के तो फिर भी कम देखते हैं। तो पुनर्विवाह एक सीरियल था, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में आपका डाउट आ रहा होगा कि कौन सा है। तो ग्रह कौन सा है,
ये जो वाला ये ग्रह है ना, ये कौन से हमारे सौरमंडल वाले ग्रह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला जो ग्रह होता है वो सौरमंडल वाले ग्रह के लिए यूज किया जाता है, और जो ये वाला ग्रह है ये घर के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिसने ऑप्शन नंबर डी किया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रह विज्ञान। ठीक है, घरेलू विज्ञान के बारे में जिसमें पढ़ाया जाता है। आगे देखिए क्या है, इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्यांश से हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें बताइए कि जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका उपचार न हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, जिसका उपचार नहीं होगा उसको बोलते हैं हम असाध्य बोला जाता है, यानी जिसका साध्य ना हो। ठीक है, या जिसका उपचार ना हो उसको बोलते हैं हम असाध्य। आगे देखिए क्या है कि जानने की इच्छा रखने वाला, ये तो इतना इजी है, पता नहीं आपने कितनी बार पढ़ा होगा कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक है, व्यक्ति की बात हो रही है तो जानने की इच्छा रखने वाला पूछा है तो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। और किसी चीज को जानना, ठीक है, जानने की इच्छा होना, उसको बोला जाता है जिज्ञासा। इसमें फर्क है, जानने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो जिज्ञासु हो जाएगा, और किसी वस्तु के बारे में पूछा जाता है, किसी वस्तु का, तो जिज्ञासा होती है। हमें जानना होता है ना, जिस तरीके से हमें जानना है कि पेपर किस तरीके का आता है, एसएससी जीडी का जो रियल पेपर है वो किस तरीके का आता है, वो क्या होगी, आपकी जिज्ञासा है। ठीक है, और आप जिज्ञासु हो, तो इसमें फर्क समझ गए होगे आप। ठीक है, उत्साही, उत्साही वो होता है जिसमें उत्साह होता है, जुनून होता है, जज्बा होता है, तो उत्साही होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब भी आ जाता है आपका। तत्पर रहने का मतलब होता है तैयार रहना, तत्पर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए तैयार रहना, तुरंत तैयार, बोला जाए तभी, बोला जाए तभी। ठीक है, जैसे क्लास डालूं आप देख लो, जैसे क्लास डालूं आप देखने के लिए तैयार हो, उसको बोला जाए तत्पर रहना। ठीक है, तो ये मतलब पता होना चाहिए, कोई सा भी कैसे भी आ सकता है। आगे देखिए क्या है, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है कि मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है। तो मदर टेरेसा जी हैं, उनका जो यश है वो संसार भर में फैला हुआ है। ठीक है, यश का मतलब समझ रहे हो ना, उनकी प्रसिद्धि, जिसको क्या बोलते हैं, प्रसिद्धि जिसको बोला जाता है। ठीक है, प्रसिद्धि जिसको बोला जाता है कि प्रसिद्ध है वो, यश है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, प्रेम तो उनको फैलाना होता था, प्रेम। ठीक है, समाचार प्रभाव नहीं होगा, यस हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। तो क्या हो जाएगा, भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। वह नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप नहीं होगा। ठीक है, तीनों के तीनों गलत हैं। ये हो जाएगा कि भगवान बड़े दयालु हैं, वो सबकी सुनते हैं, लेकिन सुनते उन्हीं की हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि कौन कर्म कर रहा है, कौन सही कर्म कर रहा है, उसको बोला जाता है। आगे देखिए क्या है, यह धन भिखारी के लिए है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह धन किसके लिए है, ये भिखारी के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने किया उसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आगे बताइए, देखिए क्या है, इसमें त्रुटि बतानी है, गलती है वो कौन सी है कि रवि गंगोत्री गई हुई है। तो रवि लड़के का नाम है, तो गई हुई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रवि गंगोत्री गया हुआ है। तो किसमें त्रुटि है, इसमें त्रुटि है। ठीक है, ये यहां पर रीजनिंग वाली बात नहीं हो रही, यहां पर हिंदी की बात हो रही है। तो रवि क्या हो जाएगा, गई हुई नहीं होगा, गया हुआ, कि रवि गंगोत्री गया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिसने किया बिल्कुल सही है। घटना स्थल में काफी भीड़ एकत्रित हो गई। ठीक है, तो घटना स्थल में नहीं होता, घटना स्थल पर होता है। घटना स्थल पर, यहां पे जहां पर घटना घटी है ना, वहां पर की बात हो रही है। तो घटना स्थल में किसी के अंदर थोड़ी ना आ जाएगा। ठीक है, वहां पर लोग इकट्ठा होंगे, तो क्या हो जाएगा, घटना स्थल पर काफी भीड़ एकत्रित होगी। तो गलती किसमें है, में गलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि घटना स्थल में नहीं होगा, घटना स्थल पर होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो गया, आपका आंसर बन गया। आगे चलते हैं, आगे आपको बताना है, क्या बताना है, इसमें विलोम शब्द बताने हैं। विलोम शब्द बोल दिया जाए या विपरीतार्थक शब्द बोल दिया जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहां पर हो जाएगा समष्टि, तो समष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा, व्यष्टि। गुरु, गुरु का विपरीत क्या हो जाएगा, शिष्य, या गुरु कभी कभी चेला भी दे दिया जाता है। ठीक है, गुरु चेला, लेकिन शिष्य मेन होता है, क्योंकि वो टाइम जा चुका है चेले बनने का, अब शिष्य होते हैं, गुरु और शिष्य। तो बात समझ में आ गया, गुरु का विपरीत क्या हो जाएगा, शिष्य होता है। और जब गुरु और शिष्य मिल जाते हैं तो उनसे बेहतरीन चीजें कोई नहीं हो सकती। ठीक है, बस आप सभी सपोर्ट करते रहो, बेहतरीन चीजें मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है,
कि आज, इसमें क्या बताना है, पहले देखिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो आज का क्या हो जाएगा, आज का हो जाएगा बकरा। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है कब करवाया था, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में शायद ये करवा चुका हूं, ठीक है। तो आज का हो जाएगा बकरा। रसना, तो रसना का क्या होता है, रसना का होता है आपका जीभ, पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जीभ, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रस होता है ना, लार होती है, वो किसमें होती है, जीभ में होती है। तो रसने का क्या हो जाएगा, आपका जीभ हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, ये वाला बेहतरीन है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसको प्यार से सॉल्व करते हैं, पढ़ेंगे और आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या है कि आज की सदी का, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, कि आज की सदी का सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी पर गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है। बात समझ रहे हो कि क्या है कि पृथ्वी पर गर्मी क्या हो रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 93 में, कि बढ़ती जा रही है, गर्मी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, आप देख पा रहे होगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो क्या हो गया, निरंतर बढ़ती जा रही है। लगातार पेड़ों का कटना, प्रदूषण बढ़ना जा रही है, पेड़ कट रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्या है, जिससे वातावरण क्या होता जा रहा है, जिससे वातावरण प्रदूषित या जहरीला होता हुआ जा रहा है। तो इसमें प्रदूषित नहीं है, जहरीला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे आंसर हो जाएगा कि जो जिससे वातावरण है वो जहरीला होता जा रहा है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जो गैसें हैं वो बढ़ रही हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है या जहरीला होता जा रहा है। इसके साथ साथ तापमान में भी क्या हो रही है, तापमान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्मी बढ़ रही है तो क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा। तो तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओजोन परत में छिद्र होने के कारण, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा कि ओजोन परत में क्या हो गया, छिद्र हो गया, यानी वहां पर छेद हो गया है। तो छिद्र होने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। ये सब मानवीय कार्य हैं जो प्रकृति के चक्कर को बाधित कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के द्वारा किया गया है ना, वही कार्य है, वही कर्म है जिसकी वजह से ये छिद्र हुआ है, और इसको हम रोक नहीं रहे और भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। हमें इन सब को रोकना होगा, बिल्कुल सही बात है, रोकना होगा। और कैसे रोक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के। पेड़ों को क्या करना होगा, पेड़ों को अधिक करना होगा या कम काटना होगा, ठीक है। तो पेड़ों को क्या हो जाएगा, अधिक करना होगा, या हम ये लिख सकते हैं कि पेड़ों को कम काटना, करना नहीं होगा, फिर कम लिखेंगे तो काटना होगा, कम काटना होगा, ठीक है। अधिक लिखेंगे तो पेड़ों को अधिक करना होगा, और प्रदूषण पर भी लगाम लगानी होगी। बात समझ में आ गया। तो यहां पर हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। आपको बताने की कौन सा समास है 98 में, देखिए पीतांबर। तो पीतांबर का क्या मतलब होता है, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला है अंबर जिसका, उसको बोला जाता है पीतांबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा समास है इसमें, बहुब्रीहि समास है। आगे देखिए क्या है, ग्रामगत। ग्रामगत, तो ग्रामगत का मतलब होता है गांव को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम मतलब गांव, गत मतलब गया हुआ। तो ग्रामगत क्या हो जाएगा, गांव को गया हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा कौन सा, तत्पुरुष, ठीक है। आगे और लास्ट देखिए कि उल्लू का तत्सम रूप क्या होगा। तो उल्लू का तत्सम रूप क्या होता है, उल्लूक होता है। क्या हो जाएगा, उल्लूक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन 100 थे। आशा करता हूं सभी ने टेस्ट बहुत अच्छे से दिया होगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि रीजनिंग में आपका क्या स्कोर रहा, जीके जीएस में आपका क्या स्कोर रहा, मैथ में क्या स्कोर रहा और हिंदी में क्या स्कोर रहा। क्या टोटल ओवरऑल 100 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया, ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो नीचे लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जीके के नोट्स जाके जरूर डाउनलोड कर लेना। ये नोट्स मैंने वहां पर डाले हुए हैं, ठीक है, कल ही डाल दिए थे, तो यह जाकर जरूर डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।